नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिंदुस्तानी भाषा अकादमी की ओर से विनोद पाराशर और इस समय हम आए हुए हैं भूटान के पारो शहर में। हम लोग हिंदुस्तानी भाषा अकादमी और हम साथ 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 हैं संस्था की ओर से एक साहित्यिक और सांस्कृतिक यात्रा पर निकले हुए हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जयसिंह आर्या जी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय गीतकार हैं। आज हम उनसे बातचीत करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा पर। तो डॉक्टर जयसिंह आर्या जी, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। भारतीय भाषा और हम साथ साथ के सभी श्रोताओं को मेरा स्वागत करता हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी भाषा का हिंदुस्तानी भाषा, हाँ, हमारी भारतीय भाषाओं पर। डॉक्टर जयसिंह आर्या जी, जैसा कि मुझे जानकारी है, आप पिछले 45 वर्ष से साहित्यिक लेखन कर रहे हैं। तो आपके लेखन की शुरुआत कब से हुई है, जरा इसके बारे में हमें कुछ बताइए। पाराशर जी, मैं लिख तो रहा हूँ बचपन से ही। जब मैं पहली कक्षा में था तो मेरे गुरुवर ने मुझसे 2 का पहाड़ा सुनाने के लिए बोला जी। तो मैंने कहा 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, थोड़ा थोड़ा दे दे मेरे दिल को करार। अरे वाह! तो ये तुकबंदी तो ये बचपन से ही चल रही है। हाँ, ये जरूर है कि 45 वर्ष से मैं अच्छी प्रकार से कविता के बारे में कुछ जाना हूँ, कुछ सीखा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। आज भी मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा कवि, गीतकार या परिपक्व नहीं मानता। ये सीखने की लालसा मेरे अंदर बहुत है, मैं आज भी सीख रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये सीखने की प्रक्रिया तो जीवन पर्यंत चलती रहती है। और जो व्यक्ति यह मान लेता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया, तो उसके सीखने की प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसा बताया कि पहली कक्षा में ही आपने कविता का बीजारोपण हो गया था। पहली कक्षा में तो बच्चों को शब्द ज्ञान भी नहीं होता और आप जो है कविता की प्रेरणा आपको मिलने लगी। मैं ये कहना चाहूँगा, पहली कविता आपने सही मायने में कब लिखी? पहली कविता मैंने 1980 में, 1980 में क्या 78 में बागपत में एक कांड हुआ था जी। एक महिला के साथ, त्यागी महिला थी वो, अब पूरा मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसके साथ वहाँ पर एक दुष्कर्म हुआ था जी। तो उससे व्यथित होकर मैंने रचना लिखी जी। वो तो कहा गया है कवि योगी होगा पहला कवि। उसके बाद मेरी माता जी, उससे पहले भी मैंने, मेरी माता जी का स्वर्गवास हुआ तो उससे मन बहुत व्यथित हुआ। तो जब से भी जो है कविता का बीजारोपण हुआ, हृदय बहुत पिघला, तो कुछ कविता के बीज उसमें अवतरित हुए जी। कविता के रूप में जो आपकी संवेदना है, जो पीड़ा आपने महसूस की, उसे आपने शब्दों में, गीतों के माध्यम से लिखा। ठीक है, यह तो बात ठीक है, वियोगी होगा पहला कवि। तो आप लेखन की आपकी विधा क्या रही? आप गीत, गज़ल, छंदमुक्त या किस तरह की रचनाएं लिखते हैं? मैं अधिकतर छंदों में कविता लिखना पसंद करता हूँ। वैसे तो मुक्त छंद भी लिखी है कई कविताएं, मगर वे मेरे मानस को नहीं भाई, क्योंकि असली कविता जो है वो छंदों में ही होती है जी। मुक्त छंद तो मुक्ति होता है, वो तो कोई भी कर सकता है। छंदों में व्यक्ति को डूबना पड़ता है जी, उनको सीखना पड़ता है जी। मुक्त छंद की कविता तो ऐसे गद होगी जैसे गद पड़ दिया वैसे मुक्त छंद पड़ दिया। लेकिन तो डॉक्टर साहब, मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि जैसे आप कह रहे हैं छंदबद्ध रचना है और एक छंदमुक्त रचना है, तो जो छंदमुक्त रचनाएं हैं उनमें भी भाव की गंभीरता होती है,
एक तरह से ये तो नहीं कहा जा सकता जो छंदबद्ध रचना हो वही कविता हो, और या जो छंद मुक्त हो तो वह कविता नहीं है। नहीं नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। जी भाव पक्ष तो हर जगह होता है, जी बगैर भाव के तो कविता हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल। जब तक हमारे अंतर से कुछ भाव नहीं उमड़ेगी हम्म, तो कविता वही। जन्म ही नहीं ले पाती, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वह मुक्त छंद में हो चाहे छंद में हो। छंद में हो। मुक्त छंद में यह है कि उसमें सीखने की इतनी ज्यादा वो नहीं होता, उसमें जी जी छंदों को सीखना पड़ता है। जी और छंद जो है चीज जो है हमेशा जीवित रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो छंदबद्ध रचना होती है जन सामान्य उसे आसानी से याद भी कर लेता है, और वो पंक्तियाँ कभी भी गुनगुनाई जा सकती हैं, जबकि छंद मुक्त रचना को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आप पिछले लगभग 45 वर्ष से कविता लिख रहे हैं, तो अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? अभी मेरी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जी और 10 पुस्तकें लाइन में लगी हुई हैं। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे 2 गीत संग्रह, जी गीत लहरी हम्म और बलिदान ये तुम्हारा, हम्म दोनों गीतों के संग्रह हैं। बलिदान ये तुम्हारा मैंने देश के हम्म, वीरों को, वीर शहीदों को, हम्म, बलिदानियों को समर्पित की है जी। एक पुस्तक। जी उसमें पूरे बलिदानियों के गीत हैं। जी बलिदान ये तुम्हारा। हाँ फिर मेरी 2 गजलों की पुस्तक आई, जी आंधियों के दरमियान हम्म, और मन में उठे सवाल। जी ये मेरी गजलों की आई है। हम्म, और उनके बाद मेरी मुक्तकों की पुस्तकें आई हैं, मुक्तक माल और भाव तरंग। हम्म। डॉक्टर साहब, जैसे और अभी अभी मेरी बिल्कुल नई ताजा रचना माहिए की, हाँ माई, सारंगी पीड़ा की। जी जी जिसका विमोचन जो हमारा कार्यक्रम था उसमें भी आपकी पुस्तक का हुआ। सारंगी पीड़ा की। ये आपकी 8वीं पुस्तक है। हाँ। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ तक मैंने भी कवि सम्मेलनों में, काव्य गोष्ठियों में आपको सुना है और आपकी 1-2 पुस्तक भी पढ़ी है, तो आपकी कविताओं में ज़्यादातर राष्ट्रीय देशभक्ति की भावना और जो सामाजिक पीड़ा, नारी की पीड़ा दिखाई देती है। तो कोई एक ऐसी रचना की कुछ पंक्तियाँ, और एक कार्यक्रम का मुझे याद है, आपने बेटी की विदाई के ऊपर एक गीत लिखा था और उस एक महिला को इतना भाव विभोर कर दिया था कि वो महिला रोने लगी थी। तो उसका कोई मुखड़ा आप सुनाएं तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मैं अपने देश के लिए कहना चाहता हूँ। जी स्वागत। मैं अपने देश के लिए क्या सोचता हूँ। अभी आपने देखा है यूक्रेन और रूस का भयावह युद्ध चल रहा है, और हमारे तिरंगे का प्रताप देखें। जहां कहीं भी हमारे यूक्रेन में हजारों MBBS के छात्र छात्राएं फंस गए, और जहां कहीं भी लड़ाई के बीच दोनों सेनाओं को तिरंगा दिखा, उन्होंने हमारे तिरंगे का सम्मान किया, दोनों देशों ने, और वहीं पर युद्ध विराम किया, और हमारे देश के MBBS के छात्र छात्राएं सकुशल अपने देश वापस आए। और इसी के साथ साथ हमारे तिरंगे के आड़ में हमारे नजदीकी देश पाकिस्तान के छात्र छात्राएं भी उसकी आड़ लेकर अपने देश सकुशल वापस पहुंचे। ये हमारे तिरंगे का प्रताप है, हमारे भारत का प्रताप है। और इसी प्रकार से चंद्रयान 3 किस प्रकार से चांद में हमारे भारत की महत्ता को बढ़ा रहा है। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। स्वागत। अपने देश के लिए कि आंधियों में तीर बन के चमकेगा, आंधियों में तीर बन के चमकेगा, वक्त की शमशीर बन के चमकेगा, कि देख लेना एक दिन मेरा वतन विश्व की तकदीर बन के चमकेगा, विश्व की तकदीर बन के चमकेगा। वाह वाह वाह। ये मेरा वतन देख लो आज किस प्रकार से
चाहे G20 हाँ, का वो हो, बैठक हो, किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश के राष्ट्र नेता, राष्ट्र नायक उनके प्रति नतमस्तक होते हैं, ये पूरे विश्व ने देखा। ये हमारे देश की तकदीर बदल रही है, दूसरे देशों की भी तकदीर बदल रही है। विश्व की तकदीर बदलने के लिए हमारा देश आगे आ रहा है। हाँ, ये तो आपकी राष्ट्र प्रेम से समर्पित पंक्तियाँ जो अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आपने नारी की संवेदनाओं को भी अपने गीतों में व्यक्त किया है। एक जगह मैंने सुना था जो वो आपने लड़की की विदाई के ऊपर एक गीत है, उसकी कुछ पंक्तियाँ। जी स्वागत। एक जगह नहीं, जहाँ पर भी मैं उस गीत को सुनाता हूँ जी, पता नहीं कितनों का हृदय द्रवित होता है और आंसुओं के द्वारा बाहर निकलते हैं। जी, साहित्य का यही तो ये पता नहीं कहाँ से जो साहित्य का एक गीत लिखा गया है। बेटी अलग तरह का गीत है ये। बेटियों पर बहुत से कवियों ने गीत लिखा है, परंतु बेटी जब जवान हो जाती है तो माता पिता को बेटी की शादी की चिंता हो जाती है। तरह तरह की चिंता उसे सताती है। हमारी बेटी ससुराल में जाकर ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, चाहे कितना भी धनाढ़ व्यक्ति हो, हर को अपनी बेटी की चिंता सताती। इसी प्रकार से बेटी भी अपने माता पिता के प्रति चिंतित रहती है। जी स्वागत। तो गीत का कहना चाहता हूँ। ओढ़ कर जब मैं धानी चुनर जाऊंगी, ओढ़ कर जब मैं धानी चुनर जाऊंगी, ओढ़ कर जब मैं धानी चुनर जाऊंगी, सुना सुना सा घर माँ का कर जाऊंगी, ओढ़ कर जब मैं धानी चुनर जाऊंगी, के बस चिड़ैया समझ लेना बाबुल मुझे, बस चिड़ैया समझ लेना बाबुल मुझे, मैं इधर की नहीं हूँ उधर जाऊंगी, ओढ़ कर जब मैं धानी चुनर जाऊंगी। और देखिए क्या चिंतित किस प्रकार से रहती है। देखिए ना समझ मुझको बाबुल मेरे, ना समझ मुझको बाबुल मेरे, तेरी खुशबू हर सू बिखर जाऊंगी, ओढ़ कर जब मैं धानी चुनर जाऊंगी, के लाड़ में प्यार में मैं बिगड़ सी गई, लाड में प्यार में मैं बिगड़ सी गई, उनकी दुनिया में जाकर संवर जाऊंगी, उनकी दुनिया में जाकर सुधर जाऊंगी, ओढ़ कर जब मैं धानी चुनर जाऊंगी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत भावुक कर दिया इस गीत ने और बहुत भाव विभोर हो गए। और फिर कभी आपका यह पूरा गीत हम सुनेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आजकल की पीढ़ी भी कविताएं लिख रही है और गीत गज़ल लिख रहे हैं, क्या आप जो उनके लेखन से संतुष्ट हैं? आजकल की पीढ़ी कविता लिख रही है, लिख बड़ी अच्छा भी लिख रही है जी, उनका स्वागत होना चाहिए जी, हमारे साहित्य में जी, परंतु मैं नई पीढ़ी को एक सुझाव देना चाहता हूँ। जी,
वे कुछ भी लिखें जी उसको अपने वरिष्ठों को, जी अपने वरिष्ठों का आशीर्वाद, अपने गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से सोना कुंदन बनता है, जी गुरु के आशीर्वाद से इसी प्रकार से आ- एक शिष्य, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी रत्नाएं हम्म, कुंदन बनकर उभरेंगी और वो अपने गुरु का, अपने रत्नाओं के माध्यम से जी पूरे साहित्य जगत में अपना नाम पैदा करेंगे। जी जी तो मैं चाहूंगा कि सभी अपने गुरुओं देखें, के प्रति नतमस्तक होकर गुरु के प्रति उनसे कुछ आशीर्वाद प्रदान करें, प्रदान करें, आशीर्वाद ले हाँ, अपने गुरुओं का, हाँ, अपने वरिष्ठों का। हाँ, तो मैं निश्चित रूप से उनमें निखार आएगा और वे आगे बढ़ेंगे। जी जी। डॉक्टर साहब, आजकल तो जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग बाग 4 पंक्तियाँ लिखते हैं और उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, और आज की पीढ़ी बड़ी बहुत जल्दी में रहती है, वो चाहते हैं तुरंत प्रसिद्धि मिल जाए। लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या साहित्य नहीं, को इतनी आसानी मैं से? सोशल मीडिया में यह है, कई लोग जो है अब नए मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारे, जी दो कविताएं लिख ली, हम्म, अपने आप को बहुत महान कवि समझने लगते हैं। हम्म, ऐसे ही कवि सम्मेलनों में हम्म, 2 कविताएं पढ़ी, उन्हीं को लगातार सुना रहे हैं। हम्म, कविता लिखने के लिए बहुत ही चिंतन मनन की आवश्यकता होती है, बहुत साधना की अपने आवश्यकता। साधना की आवश्यकता होती है, अपने मानस को जो है बहुत द्रवित करना पड़ता है। जी जी कविता ऐसे नहीं लिखी जाती, जी जी कविता के लिए बहुत ही डूबना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज का जो युवा कवि है सोशल मीडिया पर आ रहा है हम्म, और अपने आप को, चाहे उसमें कोई तुकबंदी है नहीं, हम्म, मगर नए फोटो के साथ हम्म, वो अपने आप को बहुत बड़ा कवि साबित करने के लिए हाँ, तैयार रहता है। आजकल की पीढ़ी तो की इनको, रचना में परिपक्वता नहीं होती, हाँ, आपका ये कहने का मतलब है। अपरिपक्वता के कारण हाँ, वे अपने आप को ही अपने मुंह या बिट्ठू बन जाते हैं जी और वे थोड़े दिनों में कुछ न कुछ अपने आप ही दुप्त हो जाते हैं। जी जी। अच्छा, कविता हमेशा चिरंजीवी रहती है, हाँ, ठीक है नहीं, जी कविता कभी मरती नहीं। जी अगर कविता है, जी, आज अगर सुनाएंगे हाँ, तो तो आगे तक वो हमेशा जीवित रहेगी। जी जी हमारे जितने भी कवि हैं, जी, सूरदास, तुलसीदास, कविता इनकी चिरंजीवी कविताएं हैं। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आगे क्योंकि हमारी कुछ समय सीमा है, मैं जैसा कि आजकल मंचों पे आपने भी कहा कि कविताएं जो हो रही हैं वो सही मायने में कविता है ही नहीं, तो आप भी मंचों से जुड़े हुए हैं और आप मुझे जानकारी है कि आप देश में ही नहीं विदेश में भी आपने मंचों पर कविताएं पढ़ी हैं, तो आपने भारत के अलावा और कौन कौन से देशों में कवि पाठ किया है? भूटान, जी मॉरिशस, बांग्लादेश, जी नेपाल, हम्म, यहाँ पर पढ़ चुका हूँ। जी जी और कवि सम्मेलन मंचों पर जो आजकल के कवि हास्य व्यंग के नाम पर फुहड़ता परोस रहे हैं, जी मैं इस फुहड़ और खाली चुटकुलेबाज, जी जिनके कविताओं में कोई तत्व नहीं होता हम्म, और वे कवि बने फिरते हैं, बहुत मोटा पैसा लेते हैं जी और वाहवाही लूटते हैं, मैं जागरूक श्रोताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे चुटकुलेबाज, जो कविता है कविता, कविता है, कवि को सुनो आप, उसको बुनो। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। जी कोई बात नहीं, तो हम मंचों पे शोर चुटकुलों का है बहुत घना, हम गीतकार पूछते हैं गीत कब मरा। वाह, बिल्कुल सत्य। हम गीतकार पूछते हैं गीत कब मरा, नौटंकी बाज मंच पर
छाए हैं आज पर, मरने न देंगे हम कभी कविता की आत्मा, वाह। मरने न देंगे हम कभी गीतों की आत्मा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप आए, आपने समय दिया और आजकल की जो पीढ़ी लिख रही है उसके लिए मार्गदर्शन भी किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी किसी अगले कार्यक्रम में नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।